हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे एनवायरमेंटल साइंस का लेसन 12 जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी को किससे खतरा है, और इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले कि हम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और इसको कंजर्व करने के लिए हमने क्या क्या एक्ट और प्रोविजंस लाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी को दो तरीके से कंजर्व किया जा सकता है ना। दो मेथड है, एक तो है इन सीटू और है एक्स सीटू। तो देखिए, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब जहां पर डाइवर्सिटी है ना वहीं पर उसको कंजर्व करना। और वहीं पर अगर हम एक्स सीटू की बात करें तो उसका मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन करना, मतलब एक उसको जहां बायोडाइवर्सिटी है वहां से उसको उठाकर किसी दूसरी जगह, सेफ जगह जाके कंजर्व करना। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो देखिए, जो इन सीटू है ये क्या एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल की स्पीसीज होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जहां पर वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वहीं पर उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उनको प्रोटेक्शन देना। और ये प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है कि मान लीजिए कोई बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं और ऐसे जानवर है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब वो विलुप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में वहां का जो प्रेडेटर होता है ना उनको हम हटा देते हैं उस एरिया से। मान लीजिए वहां पे एक जैसे ब्लैक बक है, अब वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब अगर वहां पे शेर होगा तो उनकी जो स्पीसीज है वहां पे खतरा आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, वहां से शेर को उठाएंगे और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, उस ब्लैक बक की स्पीसीज को बचा लिया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्स सीटू की, तो इसमें हम अगर किसी हमें स्पीसीज को बचाना है तो उसे एक ऐसे हैबिटेट से जो जिसमें वो अनसेफ है उस हैबिटेट से उसे निकालकर किसी सेफ जगह पर हमें रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्पेशल स्पीसीज है, मान लीजिए गेंडे की स्पीसीज है। अब अगर हम उसे जंगल में रखेंगे तो जंगल में उसे शेर मार सकते हैं, गेंडे को हाथी मार सकते हैं, या फिर और भी कोई बड़ा जानवर उसको मार सकता है ना, या शिकारी कुत्ते गेंडे को मार सकते हैं। तो हमने क्या करा, गेंडे को उठाया या किसी नेशनल पार्क या किसी सेंचुरी में सेफ जगह रख दिया। तो ऐसे क्या करा हमने, एक्स सीटू कंजर्वेशन कर लिया। तो ये दो टाइप के कंजर्वेशन से हम बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। अब देखिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए हमारी सरकार एक एक्ट लाई थी जिसका नाम है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002। क्योंकि ये 2002 में पास हुआ था तो इसके पीछे 2002 लिखा जाता है। और बायोडायवर्सिटी को बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, जो बायोडायवर्सिटी होती है वो किसी भी देश के लिए उसका एक नेशनल एसेट होती है। तो ऐसे में हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में ये एक्ट लाया गया था। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे, हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। दूसरा, जो बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। अब बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे कि हमें अगर शिकार करना है तो एक लिमिट तक ही शिकार करना है, और एक लिमिट से आप ज्यादा शिकार नहीं कर सकते, है ना, एक लिमिट लगा दी गई। अगर आपको कोई पेड़ काटना है तो एक लिमिट तक ही काट सकते हैं, उससे ज्यादा आप पेड़ नहीं काट सकते। तो ऐसी कई सारी लिमिट्स लगा दी गई थी ताकि हम एक सस्टेनेबल तरीके से उनका उपयोग कर सके। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और इसका अगला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स होता है, जैसे कि कोई टूरिस्ट घूमने आता है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, या फिर शिकार करके या फिर पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ी बेचकर जो भी प्रॉफिट होता है बायोडाइवर्सिटी से, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो फेयर और इक्विटेबली शेयर किया जाएगा। मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो दोनों के पास जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रावधान ये है कि आप बिना इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको आप दूसरे देशों के साथ नहीं बेच सकते। और दूसरा प्रोविजन ये है कि आप बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका पेटेंट नहीं करवा सकते, और उस पे आईपीआर क्लेम नहीं कर सकते। आईपीआर मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आप ऐसे नहीं घोषित कर सकते कि ये जो जमीन है ये मेरी है ना, ऐसे आप क्लेम नहीं कर सकते, वो भी बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते बिना इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल के।
अब देखिए बायोडायवर्सिटी के आसपास जो लोकल कम्युनिटी रहती है उनको छोड़कर कोई भी बाहर का आदमी बायोडायवर्सिटी का यूज नहीं कर सकता, उनके रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको इस जो रिस्ट्रिक्शन है इससे थोड़ी छूट मिली हुई है, ताकि वो लकड़ी वगैरह का यूज करके अपना घर चला सके, है ना। लकड़ी अगर नहीं लेंगे वो तो उनके यहाँ पे आग नहीं जलेगी और वो उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, तो इनके लिए ऐसे में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो जो लोकल कम्युनिटी है उनको परमिशन दी गई है कि आप बायोडायवर्सिटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लोकल कम्युनिटी के बाहर का आदमी इन बायोडायवर्सिटी का यूज नहीं कर सकता। अगला प्रावधान है कि जो प्रॉफिट का शेयर किया जाएगा वो किन किन चीजों में किया जाएगा, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप बायोडायवर्सिटी रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर भी शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और मॉनेटरी रिटर्न्स, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जॉइंट आईपीआर ओनरशिप, तो इन सभी चीजों पर जो जितने भी प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और देखिए अगले प्रावधान में बताया गया है कि आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि सस्टेनेबल हमें यूज करना है, जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है उनका हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। और अगला बताया कि जो भी हैबिटेट है और जितनी भी स्पीसीज है उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ईआईपी बनाने चाहिए। ईआईपी मतलब होता है इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्लान, मतलब इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें प्लान बनाने चाहिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इनटू द प्लान्स, और हमें तरह तरीके से बायोडायवर्सिटी को इंटीग्रेट करना चाहिए। बहुत टाइप की बायोडायवर्सिटी होती है तो सबको एक साथ मिलाकर एक प्लान बनाना चाहिए कि हम एक साथ सभी बायोडायवर्सिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कई सारी हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। और अगला प्रोविजन ये है कि जो भी लोकल कम्युनिटीज है जो भी जंगल के आसपास रहती है उनको परमिशन दे देनी चाहिए कि बायोडायवर्सिटी का वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बदले में उनके ऊपर फीस चार्ज करनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूज ना कर सके। क्योंकि अगर हम उन्हें खुली छूट दे देते हैं तो वो एक ही दिन में पूरे जंगल साफ कर देंगे, है ना। तो हमें उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है और सस्टेनेबल तरीके से हमें जंगल का यूज करना है, तो हमें उन पे फीस चार्ज करनी है, ताकि वो लकड़ी तो लें लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में लकड़ियां लें। और अगला प्रावधान ये है कि हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल लॉज को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सच नॉलेज। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सच नॉलेज एक टाइप का ऐसा ट्रेडिशनल लॉ है जिसको शुरू से लेके अब तक मेंटेन किया जा रहा है। तो ऐसा मेंटेन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ बहुत ही ज्यादा बड़ी है, हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ पे खोजा जाता है। अब जो भी नई चीज खोजी जा रही है ना, नई नई नॉलेज डिस्कवर की जा रही है, तो उसको एक जगह संभाल कर रखना भी तो पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन उस चीज को पढ़ सके। तो ऐसे में ये लॉ है ये बनाया गया है ताकि हम इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल लॉ को फॉलो करते रहें, जितनी भी नॉलेज जो नई नई नॉलेज बनती जा रही है उसको रजिस्टर कराते रहें। और अगला प्रावधान ये कि हमें रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप हमारे साइंटिस्ट को जानते हैं और अब जो बाहर के भी साइंटिस्ट है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किसी का भी जीन उठा के किसी में भी मिला देते हैं और उल्टे सीधे जानवर बनाते रहते हैं। तो ऐसे में हमें रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि कोई भी ऊट पटंग जानवर कोई भी ना बना दे, ताकि ह्यूमनिज्म पे ही खतरा आ जाए, है ना। जैसे कि आप चाइना वालों को जानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चमगादड़ वगैरह पे और कोरोना वायरस बना दिया। तो ऐसे में रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए कि आप कुछ भी नहीं बना सकते, है ना, कोई जीन किसी में भी नहीं मिला सकते। और अगला प्रावधान ये कि हमें नेशनल, स्टेट और लोकल बायोडायवर्सिटी फंड्स बनाने चाहिए, ताकि हम उस पैसों की मदद से बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। और अगला प्रावधान ये है कि विलेज लेवल पर बीएमसी बनाई जाएगी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, और स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड बनाया जाएगा, और नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई जाएगी, ताकि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। अब देखिए आपने देख लिया कि बायोडायवर्सिटी को दो टाइप से कंजर्व किया जा सकता है, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। तो अब देखिए इन सीटू में हम क्या क्या करते हैं, हम नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं और स्केट ग्रुप्स बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन की, तो उसमें हम कंजर्व करने के लिए जियोलॉजिकल पार्क्स बनाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स बनाते हैं, जीन बैंक्स बनाते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सबको कि ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेशनल पार्क और सेंचुरीज को। तो देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क एक टाइप का ऐसा एरिया होता है जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, वो भी नेशनल लेवल पर। मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे सरकार इनकी अच्छे से देखभाल करती है, मतलब यहाँ पे आप एक लकड़ी भी नहीं चुरा सकते, इतनी हाईली
सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे हर जानवर और हर जो पेड़ पौधे जो यहाँ पर इस नेशनल पार्क में लगाए जाते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, है ना, उनको बिल्कुल सिक्योरिटी दी जाती है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट को दी जाती है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने मैप लगा रखा है इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर जब आपको क्वेश्चन आएगा ना नेशनल पार्क बताओ, सेंचुरीज बताओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताओ, तो आपको मैप बना के वहां पे पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाला रिजर्व है ना। तो आपको मैप भी पता होना चाहिए, कम से कम 5 या 6 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, कौन सा रिजर्व कहाँ पर है। तो देखिए कम से कम आपको 5 नेशनल पार्क तो याद होने चाहिए, जैसे कि कंचनजंगा हो गया, है ना, नामदप्ता हो गया, और यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज हो गए। तो ऐसे करके आप 5-6 नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये नेशनल पार्क आप 3-4 मेंशन करके आ जाएंगे तो टीचर खुश होकर आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। ये भी एक टाइप का ऐसा एरिया होता है जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो मेनली फोकस किया जाता है वो एनिमल के हैबिटेट्स पे फोकस किया जाता है, कि मतलब किसी भी एनिमल का आप शिकार नहीं कर सकते, है ना, उनको कैप्चर नहीं कर सकते, उनको किलिंग नहीं कर सकते, उनको पॉचिंग यानी उनकी मतलब शिकार नहीं कर सकते, अवैध शिकार मना होता है, बिल्कुल हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब अगर आप शिकार करेंगे तो आपको जेल हो सकती है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो ऐसे एनिमल जो एंडेंजर्ड होते हैं, मतलब जो खतरे में है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा सके। तो ऐसे जानवर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है वो यहाँ पर कंफर्टेबली रहते हैं। तो जैसे कि नाइजीरिया से जो चीते आए हैं ना इंडिया में, उनको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही रखा गया है, वहां पर इनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है ना, वहां पे बिल्कुल भी आप शिकार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए आपको थोड़ा अंतर भी पता होना चाहिए कि आप इसमें अंतर क्या होता है। देखिए नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, वहां पे पेड़ और जानवर दोनों पे फोकस किया जाता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे मेनली जो एनिमल्स है उन पे फोकस किया जाता है। आप एनिमल को नहीं मार सकते, भले ही आपने पेड़ काट लिया, वहां से लकड़ी चुरा ली, वहां पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने कोई जानवर मार दिया तो आपको सजा हो सकती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली जानवरों की प्रोटेक्शन की जाती है, वहीं पर नेशनल पार्क में पेड़ों की और जानवरों की दोनों की प्रोटेक्शन की जाती है। अब अगला हमारा टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन। तो अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो आपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी सुना होगा, बोटेनिकल गार्डन, है ना। तो देखिए बोटेनिकल गार्डन एक टाइप का ऐसा गार्डन होता है जहाँ पे ऐसे ऐसे प्लांट्स ट्रीज को ऐसे ऐसे जो वाइड रेंज के जो ऐसी स्पीसीज जो खतरे में होती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है प्लांट्स की, वहां पे इनको कंजर्व किया जाता है। तो अगर आप बोटेनिकल गार्डन में जाओगे ना तो वहां पे आपको एक टाइप के नहीं अलग अलग टाइप के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, और ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे कि आज तक आपने देखे ही नहीं होंगे। कोई लाल पेड़ दिखेगा आपको, कोई मतलब अलग अलग कलर के पेड़ दिखेंगे, अलग अलग शेप के पेड़ दिखेंगे, अलग अलग साइज के पेड़ दिखेंगे। और ऐसे पेड़ जो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं वो भी आपको बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे एनिमल पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज पे फोकस किया जाता है। रेयर टाइप के जो प्लांट है ना उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। और देखिए जो बोटेनिकल गार्डन ये ex-situ कंजर्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में कोई पेड़ उगाया नहीं जा रहा है ना, हम बाहर से एक ऐसा रेयर स्पीसीज है पेड़ की उसको उखाड़ कर लाते हैं और बोटेनिकल गार्डन में लगा देते हैं ताकि हम उस पेड़ को कंजर्व कर सके। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम बोटेनिकल गार्डन क्यों है। दरअसल जो बोटेनी शब्द है जो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट। तो स्टडी ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की स्टडी करने को बोटेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट मिलते हैं जिसपे जो साइंटिस्ट है वो स्टडी भी करते हैं, तो इसलिए इस गार्डन का नाम बोटेनिकल गार्डन पड़ा है। तो बोटेनी मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट। तो ऐसा गार्डन जहाँ पे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो देखिए एक बार आप इमेज में देखिए, आपको देखिए अलग अलग टाइप के पेड़ दिख रहे होंगे। देखिए कहीं पे खजूर का पेड़ है, कहीं पे आपको आम का पेड़ दिख जाएगा, कहीं पे आपको केले का पेड़ दिख जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक ही प्लांट नहीं उगता, हर टाइप के यहाँ पे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए छत से इन प्लांट्स को कवर किया गया है ना, तो इनको कंजर्व किया जा रहा है। अगली आपको फोटो में दिख रहा होगा, देखिए अलग अलग टाइप के आपको पेड़ दिख रहे होंगे, कोई ऊंचा है, कोई छोटा पेड़ है, कोई मीडियम साइज का पेड़ है, कोई लाल पेड़ है, कोई पिंक पेड़ है ना, हर टाइप के आपको यहाँ पे पेड़ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सभी प्लांट्स और ट्रीज को कंजर्व किया जाता है। अगला है जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखिए जूलॉजिकल पार्क भी बोटेनिकल गार्डन जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है, वहां पे प्लांट्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब यहाँ पे आपको हर टाइप के एनिमल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोर्ड लगा रखा है जूलॉजिकल
वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क का। अब यहाँ पे आपको हर टाइप का जानवर देखने को मिल जाएगा, शेर मिल जाएगा, बंदर मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, हाथी मिल जाएगा, जिराफ मिल जाएगा। तो मतलब सारे जानवर एक ही पार्क में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, वहां पे इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। और तो और जो पब्लिक है यानी जो लोग है ना, वो इनको देखने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं, वो भी टिकट लेकर, जैसे जू में जाते हैं ना। लेकिन ये जू क्या होता है, जू तो छोटे लेवल पर होता है, लेकिन ये बड़े लेवल पर होता है, ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क होते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाती है और यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर स्टडी भी की जाती है। और ये भी जो जूलॉजिकल पार्क है, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। इसमें मेनली फोकस किस पे किया जाता है, एनिमल्स पर। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ। यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं जिनको आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, एक है स्केर्ड ग्रुप्स, इसका मतलब होता है पवित्र उपवन, या आप इसको पवित्र गार्डन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पवित्र एक क्षेत्र है, मतलब कोई एक ऐसा स्थल है जहाँ पे पूजा की जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे उगाकर एक पूरा जंगल टाइप बना देते हैं। तो जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या की जा रही है, पूजा की जा रही है, और आसपास क्या आपको जंगल दिख रहा होगा। तो ये जंगल पहले से यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे जंगल उगाया गया है ताकि यहाँ पे हम पूजा अच्छे से कर सके। तो ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं स्केर्ड ग्रुप, यानी पवित्र उपवन, क्योंकि यहाँ पे पूजा करने के लिए पेड़ों को उगाया जाता है और यहाँ पे पूरा एक जंगल जैसा बनाया जाता है। अगला है क्रायो प्रिजर्वेशन। शायद मैंने इसको पहले अच्छे से प्रोनाउंस ना किया हो, इस बार इसका मैं अच्छे से नाम बता रहा हूँ। इसका बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना प्लांट के सेल को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये आपको कितने सारे प्लांट के यहाँ पे छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे होंगे। तो इसमें जो प्लांट एक्सटेंट होने वाला होता है, तो उसके जो सेल होते हैं ना, उनको पहले प्रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि अगर जब प्लांट एक्सटेंट हो जाए तो हम उसको दोबारा से उगा सके, उसको ग्रोथ करवा सके। और देखिए, यहाँ पे प्लांट के सेल और छोटे छोटे जो उसके बायोलॉजिकल पार्ट है ना, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, वो भी बाय द कूलिंग, मतलब लो टेम्परेचर पे कूल इसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये खराब ना हो सके। ऐसे ही सिमिलर जीन बैंक है। अब यहाँ पे मेनली एनिमल पे फोकस किया जाता है। कोई भी एनिमल आगे चल के एक्सटेंट हो जाए तो उसको दोबारा से हम जनरेट कर सके, दोबारा से पैदा कर सके, तो उसके लिए हमने एक जीन बैंक बनाया है। यहाँ पे आपको सभी जानवर के जीन देखने को मिल जाएंगे, मतलब चूहे से लेके शेर तक के सबके जीन यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं, प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो जीन बैंक है एनिमल्स के लिए, और क्रायो प्रिजर्वेशन है प्लांट्स के लिए, ताकि आगे फ्यूचर में हम कोई भी एनिमल और कोई भी प्लांट को दोबारा से रीजनरेट कर सके। तो चलिए हम वापस से आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन जू, यानी हम ऐसे ऐसे मेथड और ऐसी ऐसी टेक्निक को जानेंगे जिससे जू में जो वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होता है, उनको कंजर्व किया जाता है। तो देखिए, पहला मेथड या ऐसी पहली टेक्निक, इसका नाम है कैप्टिव ब्रीडिंग। जैसे कि आपने सुना होगा, जो चीते लाए गए थे इंडिया में, तो आपने सुना होगा 8 चीते लाए गए थे, उसमें से 5 जो थे वो फीमेल थी और 3 जो थे मेल थे। तो ऐसा क्यों किया गया था, ताकि वो आगे चल के और बच्चे पैदा करें और अपनी जो स्पीसीज है उसको और भी आगे बढ़ा सके। तो इसी को बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब एक जू में, मतलब एक मेल को और फीमेल को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में और अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकें। इससे हम क्या करते हैं, उन स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ा करके। और अगला मेथड है एम्ब्रियो स्टोरेज एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो देखिए, मैंने आपको जीन बैंक के बारे में ऊपर पढ़ाया था ना, वहां पे क्या करते हैं, सभी जानवरों के जीन को स्टोर किया जाता है। तो जो जीन को स्टोर किया जाता है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में किया जाता है। तो जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, देखिए ठंडे ठंडे जो पूरा कंटेनर है, इसमें बहुत सारे जीन है, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, और इसी में क्या करते हैं कि फ्यूजन करवा करके नई नई स्पीसीज को जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको दूसरी इमेज में दिख रहा होगा, ये एक मेल गेंडा है, इसका भी सेल लिया है, और इसके जो फीमेल जो गेंडा है उसके एम्ब्रियो में फ्यूज करवा के नया गेंडा पैदा कर दिया है। तो ऐसे करके हम जो वो है ना स्पीसीज को बचा सकते हैं। मतलब अगर मेल और फीमेल ब्रीडिंग नहीं करते हैं, मतलब आगे बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो लेबोरेटरी में ही उनकी स्पीसीज को पैदा करवाया जाता है। और अगला होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसकी आपको इमेज दिख रही होगी, तो आप इमेज देखकर ये इसको समझ जाएंगे, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। अगला होता है सोमैटिक सेल क्लोनिंग। तो देखिए, ये भी सेम वैसे ही होता है, लेबोरेटरी में यहाँ पे
जो न्यू स्पीसीज है उसको जनरेट किया जाता है। बस यहाँ पे फर्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है, दोनों अब बच्चे पैदा करेगी तो हो सकता है कोई ब्राउन बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन अगर हम सोमैटिक सेल क्लोनिंग करते हैं तो अगर कोई काला बिल्ला है तो सिर्फ उसका जो बच्चा होगा वो काला ही पैदा होगा, अगर सफेद बिल्ला है तो उसका बेटा जो होगा वो सफेद होगा। तो इसमें बोलते हैं सोमैटिक सेल क्लोनिंग, मतलब जैसे जीन उसमें डाले जाएंगे वैसा ही सेम टू सेम, मतलब एक क्लोन टाइप का बच्चा निकल कर आएगा, बिल्कुल जो अपने जो पिता है उससे मेल खाएगा, है ना। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, काली बकरी है तो यहाँ पे जो उसके बच्चे होंगे वो भी काले होंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं सोमैटिक सेल क्लोनिंग। मतलब यहाँ पे कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम वैसे ही बच्चा पैदा होगा। तो देखिए ये भी कंजर्वेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि मान लीजिए दो सींग वाला गेंडा है, अगर उसने बच्चा पैदा करा है वो एक ही सींग वाला निकला है, तो ऐसे में तो जो उसकी स्पीसीज है वो खतरे में आ सकती है ना। तो ऐसे में दो सींग वाला ही होगा, इसलिए ये इसी वाली जो ये क्लोनिंग है ये काम आती है, ताकि जो पहली वाली जो स्पीसीज है उसको खत्म होने से बचाया जा सके, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी स्पीसीज आगे चले। अगला है फॉस्टरिंग। तो देखिए फॉस्टरिंग में क्या होता है कि ऐसे जानवर के बच्चे जिनके माँ बाप मर चुके होते हैं, या ऐसे जानवर जिनको कोई बीमारी है या जिनकी मतलब बहुत ही हालत खराब है, तो उनको ना अडॉप्ट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो वापस उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसे जो जानवर जो बीमार है या जिनके मतलब चोट लगी होती है, जो मतलब जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उनको वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, उनकी पूरी केयर की जाती है। जब वो ठीक हो जाते हैं वापस से उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एनिमल है उनकी स्पीसीज भी बची रहती है। अगला है ट्रांसलोकेशन। तो देखिए किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए किया जाता है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो काफी ज्यादा खतरे में होती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है ताकि उसको सेव किया जा सके। जैसे कि चीतों को अफ्रीका से इंडिया लाया गया ताकि वहां पे इनको सेव किया जा सके और इनकी स्पीशीज को बढ़ाया जा सके। तो इसको क्या किया गया, हमने ट्रांसलोकेशन करा। अगला होता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए एनिमल कंजर्वेशन में इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो इसमें एक एनिमल की स्पीसीज को एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजा जाता है जहां पे वो पहले कभी नहीं रहा। जैसे कि चीतों को अफ्रीका से इंडिया लाया गया, अब वो इंडिया के एनवायरनमेंट में कभी नहीं रहे ना, तो उस पे ऐसा तो नहीं है कि चीतों को लाया और छोड़ दिया भाई मजे करो पार्टी करो, नहीं। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरे हफ्ते मतलब महीनों तक उन पे रिसर्च करा ना। जब से चीते आए उनकी रोज देखभाल की जा रही है, उन पे रोज रिसर्च की जा रही है कि जो चीते हैं कि वो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें ढल रहे हैं नहीं ढल रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए इस टेक्निक की मदद से जो बायोडायवर्सिटी है हम उसको एनहेंस कर सकते हैं, है ना। मतलब एक बायोडायवर्सिटी को हम अलग अलग स्पीसीज को मतलब इकोसिस्टम में लाकर हम बायोडायवर्सिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। इससे इकोसिस्टम भी स्टेबल हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। और जब भी किसी नए जानवर को किसी और जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ऐसे में जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि जो एनिमल है वो ठीक से घुल मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, मतलब वो इकोसिस्टम का एक अच्छे से पार्ट बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, ठीक है। पूरी रिसर्च की जाती है, पूरा देखा जाता है। वहीं अगर हम री इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसा एनिमल जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अब वो इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उस इकोसिस्टम में नहीं रह पा रहा है ना, तो उसको फिर वापस से उस जहां से उसको जिस एरिया से उठाया था उसी एरिया में वापस लाना ही री इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो जैसे कि चीतों को अफ्रीका से इंडिया लाया गया, तो अब इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना, इंट्रोडक्शन दिया गया। अब अगर चीते यहाँ पर अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और मर जा रहे हैं तो चीतों को क्या किया जाएगा, वापस से अफ्रीका भेज दिया जाएगा ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में अपने एरिया में अच्छे से ग्रो कर सके, उनकी स्पीसीज आगे बढ़ सके। तो इसी को बोलते हैं री इंट्रोडक्शन। अगला है सीड बैंक। तो जैसे कि देखिए सीड बैंक में क्या होता है, अलग अलग टाइप के सीडों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसको आप एक टाइप से जेनेटिक इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स है ना उनके अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्लांट एक्सटेंट हो जाता है या फिर विलुप्त हो जाता है तो वापस से उसका सीड को ग्रो करके हम नया पौधा उगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए सारे जितने भी प्लांट है उनके बीजों को एक जगह पे प्रिजर्व करके रखा गया है। और अगला है सीड स्टोरिंग। अब देखिए यहाँ पे भी सीड को ही स्टोर किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर समझिए। जो सीड बैंक है वहां पे हर टाइप के सीड को स्टोर किया जाता है ताकि कोई प्लांट एक्सटेंट हो जाए तो उसको आगे फ्यूचर में फिर से दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। लेकिन वहीं पर अगर हम सीड स्टोरिंग की बात करें तो यहाँ पे ऐसे सीड को स्टोर किया जाता है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाना है। मतलब देखिए सीड स्टोरिंग में यहाँ पे गेहूं के सीड, चावल के सीड, बाजरे के सीड, ऐसे सीडों को स्टोर किया जाता है जिसको आगे हम यूज करने वाले होते हैं क्रॉपिंग में, है ना।
ऐसे सीडों को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। वहीं पे सीड बैंक में हर टाइप के सीड को स्टोर किया जाता है ताकि आगे हम जो प्लांट है उनको खत्म होने से बचा सकें। तो सीड बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कई दशकों के लिए यूज करने के लिए सीड को स्टोर किया जाता है। वहीं पर सीड स्टोरिंग में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, मतलब कुछ महीनों के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ 10 टेक्निक मैंने आपको बताई जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। अब अगला है हमारा नेचुरल रिजर्व्स। तो देखिए जो नेचुरल रिजर्व होते हैं ये पूरी टेरिटरी का एक पार्ट होते हैं जिसमें फ्लोरा, फ्योना, सॉइल, वाटर, मिनरल, फॉसिल डिपॉजिट इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे बायोस्फीयर को रिजर्व किया जाता है, क्योंकि बायोस्फीयर किन चीजों से मिलकर बनता है? फ्लोरा, फ्योना, सॉइल, है ना, हवा, पानी, वेदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इस पूरे बायोस्फीयर को रिजर्व करने को हम नेचुरल रिजर्व बोलते हैं। तो देखिए इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब नेशनल पार्क और जो एनिमल सेंचुरीज है ये उनसे भी ज्यादा बड़ा होता है। मतलब इसके अंदर काफी सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज आ सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो देखिए अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक ऐसा रिजर्व एरिया ऑफ लैंड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस एरिया को प्रोटेक्शन दी जाती है। किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। मतलब यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, कोई भी यहाँ पे घर नहीं बना सकते, है ना। इस जमीन पे मतलब खेती भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ये एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। किसने? गवर्नमेंट ने। तो नेशनल पार्क का जो एरिया है ना, गवर्नमेंट उसको ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से और पॉल्यूशन से बचाती है। वहीं अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये काफी बड़े स्केल पर होता है और इसमें रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाता है और उनको इम्प्रूव किया जाता है ताकि मैन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं बायोस्फीयर कितना बड़ा होता है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी और और पेड़ पौधे कितने मतलब सुंदर एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आप कोई भी मतलब पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, है ना, कोई भी मतलब इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। ये मतलब यहाँ पे जो ये लैंड है ना ये प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे सरकार कोशिश करती है कि जो ह्यूमन है और एनवायरनमेंट है उसका जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। तो ये बायोस्फीयर को कंजर्व किया जाता है। तो देखिए यूनेस्को द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम लाया गया MAB जिसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर। उसके द्वारा इस प्रोग्राम को बायोस्फीयर रिजर्व का इनिशिएटिव लाया गया। इसके इसके मुताबिक यूनेस्को के मुताबिक पूरे देश में एक साइट डिसाइड की गई और उनको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 738 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उसमें से 18 केवल इंडिया में है। तो देखिए जैसा कि आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व मार्क किए गए हैं। तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आप पेपर में मार्क करके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर मिलेंगे। मैं PDF में इस मैप को अटैच करना भूल गया हूँ तो आप इसको अलग से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल मैप से, है ना। गूगल पे मिल जाएगा आपको आराम से। आप ये लोकेशन देख सकते हैं 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आप नाम याद कर लीजिए और कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पर है ये भी आप याद कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है वेटलैंड, यानी ऐसी जमीन जो गीली है या फिर चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो देखिए वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जिसकी जो मिट्टी यानी जो सॉइल होती है वो कवर होती है वाटर से यानी पानी से। तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऐसी सॉइल जो पूरा पानी से कवर है या तो एक ऐसा ग्राउंड जो आसपास उसके पानी है। तो दो कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन को हम वेटलैंड बोलते हैं। और देखिए वेटलैंड पे आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक स्पीसीज दोनों देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए जमीन है, जमीन पे आपको मेंढक वगैरह भी दिखेगा, कछुआ भी दिखेगा, है ना। और वहीं पर आपको एक्वाटिक स्पीसीज भी दिख जाएगी, मछलियां भी दिख जाएंगी। और मेंढक तो दोनों में रह सकता है, मगरमच्छ आपको मिल जाएंगे, है ना। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो ऐसी स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकती है। अब देखिए जो वेटलैंड होता है ये क्लाइमेट पे, सॉइल पे, वेजिटेशन पे, हाइड्रोलॉजी, केमिस्ट्री और ह्यूमन डिस्टरबेंस पे डिपेंड करता है। मतलब देखिए वेटलैंड क्लाइमेट पे डिपेंड इसलिए करता है, अगर बारिश ही नहीं होगी तो वो जमीन क्या है, सूखी रह जाएगी, फिर वो वेटलैंड घोषित ही नहीं होगी। तो वेटलैंड जब ही होगी जब उसके आसपास पानी होगा। तो पानी होने के लिए बारिश होना जरूरी है ना। तो क्लाइमेट
सॉइल और वेजिटेशन, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक वेटलैंड को वेटलैंड बनाने में। और आप इमेज में भी देख सकते हैं कि वेटलैंड दिखने में कैसा होता है। देखिए आपको हिरण भी आपको दिख रहे होंगे ना, टेरेस्ट्रियल आपको स्पीसीज भी देखने को मिल जाएगी। और इसी के नीचे देखिए पानी से कवर है, और इसी के नीचे क्या हो, मछली तैर रही होंगी, मेंढक तैर रहा होगा। और देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है इंडिया में, यहाँ पे लोकेशन सेट की गई है कि मतलब कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ वेटलैंड है। तो ये भी आपको जगह पता होनी चाहिए, जैसे कि वूलर लेक, यहाँ पे मतलब जितनी भी लेक है ना वो भी वेटलैंड में ही आती हैं। और देखिए एक बात नोटिस करने वाली है कि जो वेटलैंड है ना वो आपको ज्यादातर कोस्ट लाइन पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप केरला में देख सकते हो, तमिलनाडु में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो ये जितनी भी जब कोस्टल जो लाइन है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा वेटलैंड देखने को मिलेगा। अब अगला हमारा टॉपिक है हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए हॉट स्पॉट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। और देखिए ये जो टर्म है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये पहली बार एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था नॉर्मन मेयर, इसके द्वारा 1988 में यूज किया गया था। तो ये बोलते हैं कि जो हॉट स्पॉट है ना, ये एक बायोजियोग्राफिक रीजन है जिसमें एक एक्सेप्शनल लेवल पर एंडेमिज्म देखा जाता है। तो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती है, एक ऐसी स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। वहीं अगर हम हॉट स्पॉट की बात करें तो वहां पे आपको हर स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। तो जो मेयर है ये कह रहे हैं कि जो वो हॉट स्पॉट है वो एक एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म है, मतलब यहाँ पे आपको हर टाइप के जानवर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जानवर भी जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं वो भी आपको एक हॉट स्पॉट में देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इस हॉट स्पॉट्स की वजह से हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, क्योंकि देखिए एक ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, अब वो एरिया छोड़कर ऐसी दूसरी दूसरी जगह पे जा रही है जिससे एक नए नए हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे में हैबिटेट का लॉस हो रहा है। तो देखिए जो हॉटस्पॉट्स है उनका क्रिएट होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि जो अलग अलग टाइप के जो जानवर है वो अपना हैबिटेट छोड़कर दूसरे जानवरों के कांटेक्ट में जा रहे हैं, इसकी वजह से उनको स्पीसीज पे भी खतरा आ जाता है। अब देखिए एक बायोडाइवर्सिटी में कितने हॉटस्पॉट है, मतलब एक एरिया एक हॉटस्पॉट है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। तो देखिए पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी एरिया है उसमें एट लीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट होने चाहिए, वो भी एंडेमिक, यानी ऐसे प्लांट जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं, उसी रीजन में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। तो ऐसे एरिया में मतलब 1500 वस्कुलर प्लांट होने चाहिए। वस्कुलर प्लांट मतलब होता है फुल्ली ग्रोन प्लांट, मतलब बड़े बड़े विशाल पेड़, छोटे मोटे प्लांट नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, वो भी 1500 प्लांट्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में। और मतलब वो एंडेमिक भी होने चाहिए, मतलब उसी एरिया में पाए जाएंगे, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाएंगे। और देखिए जो हॉटस्पॉट होते हैं ना, इसको कंसिडर किया जाता है कि इरिप्लेसेबल होते हैं, मतलब आप इनको कहीं भी उठाकर किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जहां पर हॉटस्पॉट होता है वहीं पर ही उसकी जगह फिक्स होती है, वहां से उसको हटाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए जो हिमालय है वो एक हॉट स्पॉट है, तो अब हिमालय को उठा के आप वहां तो नहीं रख सकते साउथ में, है ना। तो इसलिए जो हॉट स्पॉट्स है हम उसको बदल नहीं सकते। और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जो भी एरिया है उसमें कम से कम 30% या उससे कम ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 1500। और जो छोटी मोटे जो पेड़ होते हैं, घास फूस होती है ना, बुशेज होते हैं, वो कम से कम 30% होने चाहिए। और वहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट्स हैं। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 हॉट स्पॉट्स हैं। तो पहला क्या है, हिमालय, जैसे कि आपको मैप में भी दिख रहा होगा, पहला क्या है, हिमालय। फिर है एंडो बर्मा, यानी जो साउथ, ये जो ईस्ट वाला जो पार्ट है। फिर है सुंडालैंड, ये अंडमान निकोबार में है। फिर आखिरी है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो आपको जो हरा हरा दिख रहा है ये है वेस्टर्न घाट, और श्रीलंका में भी हॉट स्पॉट है। अब अगला हमारा टॉपिक है IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। तो IUCN ही रिस्पॉन्सिबल होती है सभी स्पीसीज के लिए। तो IUCN का काम क्या होता है, ये सर्वे करती है ना, मॉनिटर करती है अलग अलग स्पीसीज को कि कौन सी स्पीसीज खतरे में है, कौन सी स्पीसीज की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, और कौन सी स्पीसीज वल्नरेबल है ना, कौन सी स्पीसीज रेयर है। तो ये सब इसका सर्वे करती है, और इसका काम है कि सब लिस्ट जारी करना, है ना,
कौन सी स्पीसीज खतरे में है, कौन सी स्पीसीज सेफ है, कौन सी स्पीसीज पे ज्यादा काम करने की हमें जरूरत है। तो ये पूरी डाटा क्या तैयार करती है। और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है ना प्लांट और एनिमल की, उनको ये कैटेगराइज भी करती है। और देखिए जितनी भी स्पीसीज खतरे में होती है ना, तो ये एक लिस्ट जारी करती है जिसका नाम होता है रेड डाटा लिस्ट। तो ये IUCN ये लिस्ट को जारी करती है और इसमें जितने भी एनिमल स्पीसीज का नाम होता है वो सभी क्या होती है, खतरे में होती है, मतलब कभी भी ये लुप्त हो सकती हैं। तो उनका ये नाम इस रेड डाटा लिस्ट में लिखा जाता है। फिर जितने भी मतलब जितने भी देश है ना, उनको बताया जाता है कि इन जानवरों को आपको संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना ही पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और शेयर करना ना भूलिएगा, जल्दी जल्दी इसको शेयर करके व्यूज बढ़वाइए ताकि मैं जल्दी से जल्दी और चैप्टर्स की वीडियो ला सकूं। तो मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।